नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। रिया की शादी को 2 साल हो चुके हैं और वह अपने पति आर्यन के साथ बहुत खुश है। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उलझन हमेशा बनी रहती है, जो उसकी सास शांति देवी के व्यवहार से जुड़ी है। रिया रोज सुबह ऑफिस जाती है और शाम को थक कर घर लौटती है, लेकिन घर लौटते ही उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो कि उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। रिया रोज की तरह सुबह जल्दी उठी और उसने घर का सारा काम खत्म किया। उसने रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। रिया को अपनी चीज़ें सलीके से रखना बहुत पसंद था। उसने अपनी अलमारी खोली और अपनी पसंद की साड़ी निकाली। उसने देखा कि उसकी साड़ियाँ और बाकी कपड़े बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसे कि उसने कल रखे थे। रिया ने अलमारी को बंद किया और ऑफिस के लिए चल पड़ी। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब रिया शाम को घर वापस आई तो वह बहुत थकी हुई थी। वह सीधा ही अपने कमरे में गई ताकि वह अपने कपड़े बदल सके और थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही उसने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी साड़ियों की तह बिगड़ी हुई थी, जो डिब्बे उसने पीछे रखे थे वह अब आगे की तरफ थे और कुछ कपड़े तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में वापस ठूस दिया हो। रिया को याद आया कि सुबह तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया। रिया के मन में शक का बीज पनपने लगा। उसे लगा कि क्या घर में कोई चोर आया है, लेकिन घर का मेन गेट तो बंद था और शांति देवी घर पर ही थी। रिया ने सोचा कि शायद वह खुद ही सुबह जल्दी में सामान बिखेर कर गई होगी। उसने खुद को समझाया कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कई हफ्तों से वह यही नोटिस कर रही थी कि जब भी वह ऑफिस से आती है तो उसकी अलमारी का हुलिया बदला हुआ सा होता है। रिया ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर हाल में अपनी सास शांति देवी के पास बैठ गई। शांति देवी उस समय टीवी देख रही थी। रिया ने बातों ही बातों में पूछा कि मम्मी जी, क्या आज कोई मेरे कमरे में सफाई करने गया था? शांति देवी ने एकदम से रिया की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा कि मुझे क्या पता बहू, मैं तो सारा दिन अपने काम में ही लगी रहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कमरे में जाकर मुझे क्या मिलेगा। शांति देवी की आवाज़ में थोड़ी कड़वाहट थी, जिससे रिया को और भी ज़्यादा शक होने लगा। उस रात जब आर्यन कमरे में आया तो रिया ने उससे इस बारे में बात करनी चाही, लेकिन आर्यन बहुत थका हुआ था। उसने बस इतना ही कहा कि रिया, तुम शायद वहम कर रही हो, माँ ऐसा क्यों करेगी, और वैसे भी ये उनका अपना ही तो घर है। आर्यन की बात सुनकर रिया चुप हो गई, लेकिन उसे पता था कि कुछ तो गलत है। उसकी अलमारी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी सास ही थी, जो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे की जासूसी करती थी। कुछ दिनों के बाद रिया के भाई की शादी तय हुई और वह अपने मायके गई। वहाँ उसकी माँ ने उसे बहुत सारा प्यार और कुछ सुंदर उपहार दिए। रिया की माँ ने उसे सोने की परत वाले सुंदर कंगन दिए,
जो देखने में बिल्कुल असली सोने जैसे लगते थे। रिया बहुत खुश थी और उसने उन कंगनों को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जब वह वापस अपने ससुराल जयपुर लौटी तो शांति देवी ने उसके बैग की तरफ बड़े ही गौर से देखा। रिया ने अपनी साड़ियाँ और बाकी सामान तो सबको दिखा दिया, लेकिन उसने कंगन वाली डिब्बी अपनी अलमारी के सबसे पीछे वाले कोने में छुपाकर रख दी। अगले दिन सुबह होते ही रिया हमेशा की तरह अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गई। घर में सिर्फ शांति देवी और उनके पति रामलाल जी थे। जैसे ही रिया का ऑफिस जाने का समय हुआ तो शांति देवी ने खिड़की से झांक कर देखा कि बहू की स्कूटी जा चुकी है। शांति देवी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि बहू अपने मायके से और क्या क्या लेकर आई है जो उसने कल रात नहीं दिखाया था। शांति देवी दबे पांव रिया के कमरे में दाखिल हुई और इधर उधर देखने लगी। उन्होंने धीरे से अलमारी का दरवाज़ा खोला और साड़ियों के पीछे हाथ मारना शुरू किया। शांति देवी को वह छोटी सी मखमली डिब्बी मिल गई जिसे रिया ने बहुत ही संभाल कर छुपाया था। उन्होंने डिब्बी खोली और चमकते हुए कंगन देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा कि ये तो असली सोने के कंगन हैं और बहू ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। शांति देवी ने कंगन को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा और फिर वैसे ही डिब्बी को बंद करके साड़ियों के नीचे दबा दी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई और रसोई में जाकर काम करने लगी। उनके दिमाग में बस वही कंगन घूम रहे थे और उन्हें इस बात की चिढ़ थी कि बहू ने उनसे ये बात छुपाई। शाम को जब रिया ऑफिस से थकी हारी घर लौटी तो शांति देवी पहले से ही ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही रिया ने उन्हें पानी पिलाया, शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा कि आजकल के लोग भी कितने दिखावटी हो गए हैं। अपनी लाडली बेटियों को असली सोना देने के बजाय सोने की परत वाले पीतल के कंगन थमा देते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। रिया के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वह दंग रह गई कि आखिर मम्मी जी को उन कंगनों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो वह डिब्बी अभी तक बैग से बाहर भी नहीं निकाली थी। रिया ने डरते हुए पूछा कि मम्मी जी, आपको किसने बताया कि मेरी माँ ने मुझे कंगन दिए हैं? शांति देवी एकदम से सक पका गई और उनकी चोरी पकड़ी जाने का डर उन्हें सताने लगा। उन्होंने अपनी बात को घुमाते हुए कहा कि अरे बहू, तूने ही तो कल रात बातों बातों में बताया था कि तेरी माँ ने तुझे चमकने वाले कंगन दिए हैं। शायद तू भूल गई होगी। रिया को अच्छे से याद था कि उसने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि जब वह ऑफिस में काम कर रही होती है तब उसकी सासू माँ उसके बेडरूम की तलाशी लेती है और उसकी हर निजी चीज़ को टटोलती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और रिया को अब ये साफ समझ में आ गया था कि उसकी सास शांति देवी उसकी पीठ के पीछे उसके कमरे की तलाशी लेती है। रिया को इस बात से बहुत घुटन महसूस होती थी, लेकिन वह घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती थी। एक शनिवार की शाम जब आर्यन ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट था। आर्यन अपनी पत्नी रिया के लिए अक्सर ही कुछ न कुछ सरप्राइज लाता रहता था। उस दिन उसने रिया के लिए एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक डिज़ाइन वाली नाइट ड्रेस खरीदी थी
जिसे पहनकर रिया को बहुत खुशी हुई। उस रात रिया ने वह नई नाइट ड्रेस पहनी और आर्यन के साथ अपने कमरे में अच्छा वक्त बिताया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अपनी छोटी सी दुनिया में रमे हुए थे। अगली सुबह रविवार था और रिया को ऑफिस नहीं जाना था। उसने सोचा कि वह अपनी वह नई ड्रेस धोकर सुखा देगी ताकि सासू माँ की नज़र उस पर ना पड़े। रिया को पता था कि शांति देवी पुराने ख्यालों की है और उन्हें इस तरह के आधुनिक कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। इसलिए रिया ने बहुत ही सावधानी से उस ड्रेस को अपने कमरे के अंदर ही एक रस्सी पर फैला दिया, जहां से वह बाहर हाल में बैठे किसी इंसान को दिखाई न दे। रिया को लगा कि उसने सब कुछ बहुत चतुराई से छुपा लिया है और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। वह रसोई में जाकर शांति देवी की मदद करने लगी और सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाने लगी। शांति देवी उस समय मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनके मन में हमेशा की तरह बहू के कमरे में झांकने की तलब उठ रही थी। जैसे ही रिया रसोई के काम में व्यस्त हुई, शांति देवी बहाना बनाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन वह चुपके से रिया के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। उनकी नज़र तुरंत उस चमकती हुई नई ड्रेस पर पड़ी जो रस्सी पर सूख रही थी। शांति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके मन में बहू के लिए कड़वाहट भर गई। उन्होंने सोचा कि मेरे घर में रहते हुए बहू इतने छोटे और ऐसे कपड़े पहनती है और हमें बताती तक नहीं है। वह तुरंत पैर पटकते हुए नीचे आई और रसोई में खड़ी रिया पर बरस पड़ी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि बहू, आजकल तुम किस तरह की बेशर्मी पर उतर आई हो और हमारे खानदान की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। रिया एकदम से हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि अचानक से मम्मी जी को क्या हो गया है। उसने डरते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है और आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। शांति देवी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि हमारे घर में तो औरतें ढंग के सूट तक नहीं पहनती और तुम हो कि अपने कमरे में ऐसी छोटी नाइट ड्रेस पहनती हो और उसे छुपाकर सुखाती हो। पता नहीं हमारे पीठ के पीछे तुम और क्या क्या करती होगी और मेरे बेटे को तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है जो वह भी तुम्हारी इन हरकतों में तुम्हारा साथ दे रहा है। रिया की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि उसकी सास ने उसकी प्राइवेसी का फिर से उल्लंघन किया था और अब वह उस पर सरेआम इल्ज़ाम लगा रही थी। रविवार का पूरा दिन तनाव में बीत गया और शांति देवी ने रिया से बिल्कुल बात नहीं की। रिया को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी निजी पसंद को घर का तमाशा बना दिया गया था। अगले दिन सोमवार था और रिया को ऑफिस जाना था, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। सोमवार की रात को आर्यन ऑफिस से घर वापस आया तो उसने देखा कि रिया बहुत शांत बैठी है। आर्यन ने सोचा कि रिया का मूड ठीक करने के लिए वह उसे एक सरप्राइज देगा। उसने अपने बैग में से एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की बंदेज की साड़ी निकाली जो रिया को बहुत पसंद थी। रिया ने साड़ी देखी तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, पर उसे डर था कि अगर सास ने ये साड़ी भी देख ली तो फिर से कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। आर्यन ने रिया को समझाया कि तुम इतना मत डरो, ये साड़ी मैंने तुम्हें प्यार से दी है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उस समय रात के 11 बज चुके थे और शांति देवी अपने कमरे में सो चुकी थी। रिया ने चुपचाप उस लाल साड़ी को
अपनी अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रख दिया और उसके ऊपर कुछ पुरानी चादरें डाल दी ताकि वह किसी को दिखाई न दे। रिया को पूरा भरोसा था कि अब ये साड़ी सुरक्षित है और कल सुबह वह चुपचाप ऑफिस चली जाएगी। उसने अपनी अलमारी बंद की और सुबह जल्दी उठकर बिना किसी से साड़ी का जिक्र किए ऑफिस के लिए निकल गई। उधर घर में शांति देवी के मन में अभी भी वही पुरानी खुन्नस दबी हुई थी। जैसे ही रिया ऑफिस गई और आर्यन अपने काम पर निकला तो शांति देवी ने अपना जासूसी का काम फिर से शुरू कर दिया। वह दबे पांव रिया के कमरे में घुसी और अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक एक करके साड़ियां हटाना शुरू किया और उनकी नज़र उस पुरानी चादर पर पड़ी जो थोड़ी उठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने चादर को हटाया तो उनके हाथ में वह लाल रंग की बंदेज की साड़ी आ गई। साड़ी की चमक देखकर शांति देवी का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा कि कल ही तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है और आज बहू ने फिर से नई साड़ी मंगा ली और मुझे बताया तक भी नहीं। शांति देवी ने साड़ी को वापस उसी जगह रख दिया, पर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह शाम का इंतज़ार करने लगी जब सब घर वापस आएंगे और वह सबके सामने रिया की पोल खोलेगी। शाम को जब रिया ऑफिस से आई और आर्यन भी घर पहुंचा तो शांति देवी ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया और चाय पीने के बहाने बैठ गई। अचानक शांति देवी ने बात छेड़ी और कहने लगी कि आजकल की बहुएं कितनी चालाक हो गई हैं। घर के बड़ों से बातें भी छुपाती हैं और अपनी मर्जी से नए नए महंगे कपड़े खरीदती रहती हैं। रिया और आर्यन एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर अब क्या बात हो गई है। शांति देवी ने सीधा रिया की तरफ देखते हुए ताना मारा और कहा कि बहू, कल रात तुम जो लाल रंग की बंदेज की साड़ी लेकर आई हो वह कितने की है और तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाई? क्या अब इस घर में सास की कोई अहमियत नहीं रह गई? रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगी। उसे समझ में आ गया था कि आज उसकी सासू माँ की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, क्योंकि उस साड़ी के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं था और ना ही रिया ने सुबह घर में किसी से कोई बात की थी। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया और आर्यन अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा कि आखिर उन्हें इस साड़ी के बारे में कैसे पता चला। हॉल में खामोशी पसर गई थी और शांति देवी के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। उन्हें लगा कि उन्होंने रिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब सब रिया को ही गलत समझेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। आर्यन अपनी माँ की तरफ फटी आंखों से देख रहा था और उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसने अपनी चाय का कप मेज पर रखा और अपनी माँ शांति देवी के पास जाकर खड़ा हो गया। आर्यन की आवाज़ में इस बार थोड़ी सख्ती थी और उसने सीधे ही अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, आपको इस लाल साड़ी के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ये साड़ी तो मैं कल रात को बहुत देर से लेकर आया था और उस समय आप अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। शांति देवी एकदम से डर गई और उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बहाना बनाए। उन्होंने हक बगाते हुए कहा, अरे बेटा, वो मुझे बस ऐसे ही पता चल गया। शायद बहू ने सुबह मुझे दिखाया होगा या फिर मैंने अलमारी के पास उसे रखा हुआ देखा होगा। लेकिन आर्यन ने उनकी बात बीच में ही काट दी और बड़े ही शांत लहजे में बोला कि मम्मी,
रिया तो सुबह आपके मंदिर से आने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई थी और उसने तो साड़ी को अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में चादरों के पीछे छुपाकर रखा था। तो फिर आपने उसे कैसे देख लिया? क्या आप रिया की गैर मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी ले रही थी? आर्यन का यह सवाल सुनकर शांति देवी के पसीने छूटने लगे और वह इधर उधर देखने लगी। हाल में बैठे ससुर रामलाल जी भी अब तक सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने अपनी अखबार नीचे रखी और अपनी पत्नी शांति देवी की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगे। रामलाल जी स्वभाव से बहुत शांत थे, लेकिन उन्हें घर में इस तरह की जासूसी और छोटी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि शांति, क्या ये सच है कि तुम बहू के पीछे से उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी चेक करती हो? क्या तुम्हें अपने घर के बच्चों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम चोरों की तरह उनके कमरे की तलाशी लेती फिरती हो? रामलाल जी की बात सुनकर शांति देवी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन वह अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि अपनी चोरी को छुपा सके। शांति देवी ने अब रिया पर ही पलटवार करना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि हाँ, मैंने देखा तो क्या गलत किया। ये मेरा घर है और इस घर की हर चीज पर मेरा हक है। बहू ने मुझसे बात छुपाई, इसीलिए मुझे देखना पड़ा। आजकल की बहुएं इतनी तेज हो गई हैं कि अपने पति को भी अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं और सासू माँ को घर का नौकर समझती है। शांति देवी ने बहुत हंगामा किया और रिया पर कई तरह के इल्जाम लगाए कि वह घर में फूट डाल रही है और माँ बेटे के रिश्ते को खराब कर रही है। रिया चुपचाप खड़ी रो रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ अपनी गलती छुपाने के लिए इस हद तक गिर सकती है और उसे ही गुनहगार साबित करने पर तुली हुई है। आर्यन ने अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश की और कहा कि मम्मी, बात को घुमाइए मत। सवाल ये नहीं है कि साड़ी कौन लाया है या किसने छुपाई। सवाल यह है कि आपने बिना पूछे रिया के कमरे में कदम भी कैसे रखा और उसकी अलमारी को कैसे हाथ लगाया। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है और अगर आप इस तरह से जासूसी करेंगी तो हम इस घर में सुकून से कैसे रह पाएंगे। शांति देवी ने अब रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि अब मेरा बेटा भी मुझे पराया समझता है और अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। मुझे इस घर में अब कोई नहीं चाहता। शांति देवी का यह नाटक देखकर रामलाल जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से डांटा कि पूरा घर दहल उठा। उन्होंने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया और ये सब तमाशा अब बंद करो। शांति देवी का रोना धोना और चिल्लाना थमा नहीं था, बल्कि वह और भी ज्यादा उग्र होती जा रही थी। उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अब रिया और आर्यन के निजी रिश्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। शांति देवी ने ससुर जी और आर्यन के सामने चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग क्या जानते हो ये बहू कितनी चालाक है। ये अपने कमरे में दरवाजे बंद करके ना जाने क्या क्या पहनती है और मेरे बेटे को भी अपने वश में कर रखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये कमरे में कैसे छोटी और कटी फटी नाइट ड्रेस सुखाती है, जिसे पहनकर ये मेरे बेटे के सामने घूमती होगी। ये हमारे घर के संस्कारों के खिलाफ है और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शांति देवी की ये बातें सुनकर आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे अपनी माँ से ऐसी घटिया बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।
आर्यन ने अपनी माँ को टोकते हुए बहुत कड़क आवाज में कहा कि मम्मी, बस बहुत हो गया, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। वह मेरा और रिया का निजी कमरा है और हम पति पत्नी वहाँ कैसे रहते हैं या रिया वहाँ क्या पहनती है, ये हमारा अपना निजी मामला है। रिया मेरी पत्नी है और अगर वह मेरे सामने अपनी पसंद के कपड़े पहनती है तो इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमारे कमरे के अंदर झांकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि आप अपनी बहू के निजी कपड़ों की तलाशी लेती हैं? आर्यन की बात सुनकर शांति देवी और भी ज़्यादा बेफर गई और उन्होंने रिया की तरफ उंगली उठाकर कहा कि देखो, देख लो, सब लोग आज इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ा रहा है और अपनी माँ को शर्म करने की बात कह रहा है। ये सब इसी जादूगरनी का किया धरा है जिसने मेरे बेटे के कान भर दिए हैं। शांति देवी ने बहुत हंगामा किया और पुराने जमाने की दुहाई देने लगी कि हमारे वक्त में तो बहुएं घूंघट निकालती थी और बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में सांस भी नहीं लेती थी, लेकिन आज की बहुएं तो अपने बेडरूम की बातें सरेआम बाजार में ले आती हैं। रिया चुपचाप खड़ी सिसक रही थी क्योंकि उसकी निजी जिंदगी का इस तरह से सरेआम तमाशा बनाया जा रहा था। शांति देवी ने अब अपनी बातों में ससुर जी को भी घसीट लिया और कहा कि अजी, आप सुनते क्यों नहीं हैं? आपकी बहू ने घर को होटल समझ रखा है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है, अपनी मर्जी से सामान छुपाती है और जब पकड़ी जाती है तो मासूम बन जाती है। क्या आपको अपनी बहू की ये हरकतें मंजूर हैं? रामलाल जी शांति से अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। उन्होंने देखा कि शांति देवी को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है, बल्कि वह उल्टा दूसरों पर कीचड़ उछाल रही है। शांति देवी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर बहू को इतनी ही आज़ादी चाहिए तो वह अपना अलग ही घर बसा ले, क्योंकि इस घर में तो मेरी ही हुकूमत चलेगी और मैं हर चीज़ पर नज़र भी रखूंगी। पूरे हॉल में तनाव का माहौल था और रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। शांति देवी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अब घर के संस्कारों का सहारा लिया था, लेकिन आर्यन ने साफ कर दिया कि प्राइवेसी और संस्कार दो अलग चीज़ें हैं। आर्यन ने कहा कि मम्मी, अगर आपको लगता है कि कमरे की तलाशी लेना आपका हक है तो आप गलत हैं, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। शांति देवी ने गुस्से में अपना पैर पटका और बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली गई और जोर जोर से दरवाजा बंद कर लिया और आर्यन वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस टूटे हुए विश्वास को अब कैसे जोड़ा जाएगा। शांति देवी के अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने के बाद पूरे हॉल में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। रिया अभी भी सोफे के कोने में बैठी सिसक रही थी और आर्यन अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है। रामलाल जी जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, अचानक अपनी जगह से उठे और बिना कुछ बोले घर से बाहर चले गए। रिया और आर्यन को लगा कि शायद पिताजी भी गुस्से में कहीं चले गए हैं और अब घर का माहौल और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। आर्यन ने रिया के पास जाकर उसका हाथ थामा और उसे हौसला दिया कि वह उसके साथ है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। करीब 1 घंटे के बाद रामलाल जी घर वापस लौटे और उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उन्होंने हॉल में आकर रिया और आर्यन को आवाज़ दी।
शांति देवी भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उन्हें लगा कि शायद उनके पति अब बहू को डांटेंगे या उसे घर से बाहर निकालने की बात करेंगे। शांति देवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और वह गर्व से सोफे पर बैठ गई। रामलाल जी ने थैले में से एक बहुत ही मजबूत और चमचमाता हुआ पीतल का ताला निकाला और उसके साथ 3 चाबियां भी थी। उन्होंने वह ताला और चाबियां रिया की तरफ बढ़ा दी और बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा कि बहू, कल से जब भी तुम ऑफिस जाओ तो अपने कमरे के दरवाजे पर यह ताला लगाकर जाना। रामलाल जी की यह बात सुनकर शांति देवी के होश उड़ गए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने चीखते हुए कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने ही घर में अपनी ही बहू को ताला लगाने की इजाज़त दे रहे हैं? क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है जो आप इस तरह का अपमान कर रहे हैं? रामलाल जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बड़े शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा कि शांति, भरोसा तो तुमने खुद ही तोड़ दिया है जब तुम चोरी छुपे बहू के कमरे की तलाशी लेती हो और उसकी अलमारी का सामान बिखेरती हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनों पर यकीन नहीं है और जहां यकीन खत्म हो जाता है वहां सुरक्षा के लिए ताला लगाना ही पड़ता है। शांति देवी ने फिर से हंगामा शुरू किया और कहा कि अगर इस घर में मेरी बहू के कमरे पर ताला लगेगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अब अपनी बहू के कमरे में झाड़ू पोछा करने भी नहीं जा सकती? रामलाल जी ने जवाब दिया कि सफाई के बहाने तुम उसकी अलमारी फरोलती हो और ये बात अब सबके सामने आ चुकी है। अब से बहू का कमरा उसकी अपनी जगह होगी और उसकी मर्जी के बिना वहां कोई भी कदम नहीं रखेगा। आर्यन को अपने पिता के इस फैसले पर बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि उसे पता था कि बिना इस कड़े कदम के उसकी मां अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। रिया ने कांपते हाथों से वह चाबी पकड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े क्योंकि उसे दुख था कि एक ही घर में रहते हुए उसे अपने ही परिवार से सुरक्षा के लिए ताला लगाना पड़ रहा था। रामलाल जी ने साफ कर दिया कि यह ताला किसी नफरत की वजह से नहीं बल्कि घर की शांति और मर्यादा बचाए रखने के लिए है। उन्होंने शांति देवी से कहा कि अगर तुम अपनी आदत सुधार लेती और अपनी गलती मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन तुम्हारी जिद ने हमें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। शांति देवी गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में चली गई और बर्तन पटकने लगी, लेकिन रामलाल जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आर्यन से कहा कि बेटा अपने कमरे में जाओ और रिया का ख्याल रखो। आज से इस घर के नियम बदल गए हैं और हर इंसान की निजता का सम्मान किया जाएगा। रिया ने अपने ससुर के पैर छुए और वह चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जयपुर के उस घर पर पड़ी तो घर का माहौल बदला हुआ था। रिया हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और उसने रसोई का सारा काम निपटाया। शांति देवी भी रसोई में ही थी, लेकिन उन्होंने रिया की तरफ देखा तक भी नहीं और अपनी चुप्पी साधे रखी। रिया ने सबको नाश्ता परोसा और फिर अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। आज उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी क्योंकि आज वह पहली बार अपने ही ससुराल में अपने कमरे के दरवाजे पर ताला लगाने जा रही थी। उसने अपनी अलमारी से पर्स निकाला और कमरे से बाहर आकर धीरे से लकड़ी का भारी दरवाजा बंद किया और उस पर वह नया पीतल का ताला लटका दिया। ताला लगाने की वह आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और शांति देवी जो हॉल में बैठी थी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था
कि जैसे उनकी सत्ता और उनके हक को इस ताले ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। रिया ने झुककर अपने ससुर रामलाल जी के पैर छुए और भारी मन से ऑफिस के लिए निकल गई। रामलाल जी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन शांति देवी ने अपना मुंह फेर लिया। जैसे ही रिया घर से बाहर गई, शांति देवी अपने पति पर बरस पड़ी और कहने लगी कि देख लिया आपने अपनी लाडली बहू का तमाशा। आज उसने मेरे ही मुंह पर ताला जड़ दिया है। अब इस घर में मेरा कोई मान सम्मान नहीं बचा और लोग क्या कहेंगे कि सास इतनी बुरी है कि बहू को कमरा लॉक करना पड़ता है। रामलाल जी ने बहुत ही शांति से अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारी हरकतों ने बहू को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ताला दरवाजे पर नहीं लगा है, बल्कि ये ताला तुम्हारे उन शक और जासूसी वाली आदतों पर लगा है जो तुमने पिछले 2 सालों में पाल रखी थी। अगर तुम बहू को अपनी बेटी मानती और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करती तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। शांति देवी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह तो बस अपनी हार से दुखी थी और उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा और पति दोनों अब बहू के वश में हो चुके हैं और घर की बागडोर उनके हाथ से निकल गई है। दिन बीतते गए और रिया रोज ऑफिस जाते समय अपने कमरे पर ताला लगाने लगी। शुरू शुरू में उसे बहुत बुरा लगता था और उसे लगता था कि वह कोई गुनाह कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस ताले की वजह से घर में होने वाले रोज रोज के झगड़े बंद हो गए हैं। अब शांति देवी के पास कोई भी मौका नहीं था कि वह रिया की अलमारी चेक करे या उसके नए कपड़ों पर ताने मारे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि बहू के कमरे में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। शांति देवी ने भी अब हार मान ली थी और वह समझ गई थी कि उनकी पुरानी चालें अब इस नए जमाने की बहू पर काम नहीं करेगी। हालांकि उनके मन में अभी भी थोड़ी कड़वाहट थी, लेकिन वह चुप रहना सीख गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार के साथ साथ एक दूसरे की निजता और प्राइवेसी का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। अगर शांति देवी ने अपनी बहू पर भरोसा किया होता तो शायद वह चाबी आज रिया के हाथ में नहीं बल्कि शांति देवी के आशीर्वाद के रूप में होती। रामलाल जी के उस एक फैसले ने न केवल रिया का आत्मसम्मान बचाया बल्कि आर्यन और रिया के रिश्ते को टूटने से भी बचा लिया। रिया अब चैन की सांस ले सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि शाम को जब वह ऑफिस से लौटेगी तो उसका कमरा और उसका सामान बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा वह छोड़कर गई थी। विश्वास की कमी ने ताला तो लगवा दिया, लेकिन उस ताले ने घर की बची कुची शांति को जरूर महफूज कर लिया था। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास और एक दूसरे के निजी सम्मान पर टिकी होती है। अगर हम अपनों के साथ रहते हुए भी उनके निजी जीवन में ताक झांक करते हैं और उनकी प्राइवेसी का सम्मान नहीं करते तो वहां दरार आना निश्चित है। शांति देवी ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाने के बजाय उसकी जासूसी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने ही घर में पराया होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़प्पन उम्र से नहीं बल्कि दूसरों को दी गई इज्जत और भरोसे से आता है। जहां विश्वास की कमी होती है वहां ताला लगाना ही आखिरी रास्ता बचता है, ताकि रिश्तों की मर्यादा बची रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।